बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है। कहने किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको पता है दोस्त, मान लेते हैं दूसरी संख्या x होगी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या होता है? लॉस ऑफ गुणे मॉस ऑफ एचसीएफ। ठीक है, तो ये 12 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, 60 गुणा 3 बट्टे में 12, तो 12 पंजे 60, तो x का मान क्या हो जाएगा? 5 तिया 15। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये जो सेकंड है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होता है? शून्येतर परिमेय मतलब कोई भी परिमेय संख्या ले, जैसे 2। अपरिमेय संख्या ले लिया √5। एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आ जाता है? अपरिमेय। तो ये क्या है? अपरिमेय, सदैव अपरिमेय रहेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ये एक रेखा समीकरण है, ये दूसरा है। ठीक है जी, इसके कैसे हल होंगे? तो देखो दोस्त, यहाँ पर जो a1 है x का गुणज 1, b1 है y का गुणज 2, और जो c1 है वो है -5। ठीक, और फिर यहाँ आ जाओ, जो a2 है x का जो गुणज है वो 4 है, जो b2 है वो 8 है, और ये जो c2 है वो -20 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अनुपात निकालना होता है ऐसे प्रश्नों में, a1 बट्टा a2 निकालो। तो a1 का मान 1 है, a2 का मान 4 है। ठीक है, फिर b1 बट्टा b2 निकालो। तो b1 है आपका 2, b2 है आपका 8, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 2 चौके 8। ठीक है, c1 बट्टा c2 निकालो। c1 बट्टा c2 निकालेंगे, c1 है 8, c1 है 5, c1 है -5 सॉरी, और ये है -20। तो माइनस से माइनस कटा, 5 कम 5 5 चौके 20। तो अगर आप देखेंगे तीनों अनुपात बराबर है, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2, तीनों बराबर है। अब जब तीनों बराबर होते हैं ना, तो एक समपाती रेखा होती है। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जाती है और अनंत बिंदुओं पर इसे स्पर्श करती है, इसलिए इसके अनेक हल होते हैं। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वायरल क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट में पूछे जाते हैं। कह रहे हैं वो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या का मतलब होता है आपको एचसीएफ निकालना है, जिससे 70 125 को विभाजित करने पर शेषफल, शेषफल का मतलब होता है घटाना है। जब भी क्रमशः कितना बचे? 5 और 8 बचे, तो 70 में से 5 घटाएंगे 65, और 125 में से 8 घटाएंगे तो 117। इन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालो, 5 से काटो, 5 कम 5, 5 3 15, 13 कम 13, इसको काटो, 3 से काटेगा, 3 3 9, 3 9 27, 3 1 कम 3। ठीक है, और 13 1 कम 13। सो यहाँ से आप देखो 65 को हम लिख सकते हैं कितना? 5 गुणा 13, और 117 को हम लिख सकते हैं 3 2 बार है और 13 1 बार। वो संख्या लेनी होती है एचसीएफ में जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या है? 3 है, तो 13 है, 13 की न्यूनतम घात लेनी है। जो संख्या दोनों में उसकी न्यूनतम घात लेती है, तो दोनों में तो एक ही घात ही है, तो आंसर आ जाएगा 13। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा? 3 के प्रथम 5 गुणज। ठीक है, तो अगर आप देखो 3 1 कम 3, और 3 ही 5 15। ठीक है, तो प्रथम संख्या ए है और अंतिम संख्या 15 है। 5 गुणज बोला है तो n की जगह पे 5 गुणज, तो प्रथम संख्या 3 है, तो सार्वंतर पे कितना होगा? 3 ही होगा। हमें SN निकालना है। सूत्र क्या होता है? n बट्टे 2 a प्लस an। जब सार्वंतर में प्रथम और अंतिम पद मालूम हो, n हमारे पास 5 है, ए हमारे पास 3 है, अंतिम पद हमारे पास 15 है, 3 5 15, तो 5 बट्टे 2, 5 15 और 3 18, 2 नंबर 18, 9 पंजे 45। ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे निम्न ये जो द्विघात समीकरण है, ठीक है, बारे में बताना है। ठीक, विविक्तकर शून्य से कम है, तो पहले विविक्तकर निकालते हैं। विविक्तकर का सूत्र होता है b² - k4ac। ठीक है, ये सूत्र होता है। सो देखो भाई, ए क्या होता है? x² का गुणज, बी क्या होता है? x का गुणज, सी क्या होता है? ये अचर पद, ये यहाँ पे रखो। बी का मान है -4, 4, ए का मान है 2, और सी का मान है 3। ठीक है, माइनस का वर्ग करने में प्लस होता है, 4 दूनी 8 3 24, 16 में से घटाएंगे तो -8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है वो बताना है आपको। तो देखो, दिए गए समीकरण में विविक्तकर शून्य से कम है, शून्य से कम आ रहा है, ये कथन सही है। समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है,
देखो अगर डी का मान माइनस आता है तो वो मूल वास्तविक नहीं होता। बी कथन भी हमारा सही है। समीकरण के व्यक्तिगत शून्य है, गलत है कथन। समीकरण के मूल वास्तविक है। वास्तविक तब आता है जब डी का मान प्लस में हो या फिर जीरो हो, तो ये कथन गलत है। सही है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर पहला सही है, बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्नावली को दोबारा देखें। और हाँ बच्चों, डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने सब कुछ नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी पढ़ा दी है। आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। चैप्टर वाइज वन शॉर्ट वीडियो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर ले। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। कह रहे हैं ए ओ बी सी एक आयत है। आयत आप जानते हैं क्या होता है भाई? आयत, आयत में आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। ये ए है, ये ओ है, ये बी है और ये सी है। प्रश्न में दे रखा है ए के जो निर्देशांक है वो है 0,3, ओ के निर्देशांक है 0,3, ये भी 0,3 है। बी के निर्देशांक है 5,0। तो इसका विकर्ण क्या होगा? ठीक है, इसका विकर्ण ये वाला ए बी इसका विकर्ण हुआ, ठीक है जी। ए बी इसका विकर्ण, ए बी क्या हुआ? ए बी हुआ दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, यही होता है। सो दोस्त ये x1 हो जाएगा, ये x1 y1, x1 की जगह 0, x2 की जगह 5, y1 की जगह 3 और y2 की जगह 0। 0 में से 5 घटाएंगे -5 आता है, मैं डिटेल में करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ से 3 बचेगा, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, तो ये कितना आ जाएगा? √34। ठीक, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं यदि समीकरण कम एक मूल 1/2 है तो के का मान क्या होगा? ठीक है जी, समीकरण का जो मूल होता है वो समीकरण को संतुष्ट करता है। तो x की जगह पे 1/2 रख दो। जहाँ जहाँ इस समीकरण में ना हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1/2 रखना है। यहाँ x है, 1/2 रख दिया। के का मान निकालना है, x की जगह पर क्या है? 1/2 रखना है, -5/4। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, और यहाँ से आ जाएगा -5/4। और ये प्लस का के कम k/2, प्लस का k/2, इधर आके माइनस का k/2 हो गया 4। देखो नीचे जब समान होता है लास्ट पर वही आता है, फिर ऊपर वैसे के वैसे आ जाते हैं। ठीक, तो ऊपर क्या बचा? -4/4। दोनों तरफ माइनस से घटा 4 1 4। सो इधर आ गया k/2, बट्टे का 2 इधर के गुणे में आ जाएगा, 2 1 2। तो k का मान कितना आ जाएगा? 2। के का मान आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं? दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। देखो दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर है, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। तो ये कथन भी सही है और ये कथन भी सही है, यानी कि उपयुक्त दोनों, ऊपर के दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आराम से बन गए। चलिए आगे वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना दोस्त, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान 1 है, तो साइन की पावर कॉस। सो देखो हमें दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है कि नहीं? ये चीज़ हमें दे रखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, ठीक है। तो अगर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से अगर दोनों तरफ वर्ग कर दो तो ये हो जाएगा इधर से a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इधर इसका वर्ग कर दिया और एक का वर्ग क्या हो जाएगा? 1। ओके, सो आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस का थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। इसकी जगह पर मैंने 1 रख दिया, और ये प्लस का एक तरह के माइनस का हो गया, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस करेंगे, ठीक, ये हो गया। तो कुल मिला के 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे आपको क्या मिल गया? 0 मिल गया, ठीक है। अब इसका उपयोग करना है। अब आपको ये भी पता है कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, इधर भी वर्ग करो और इधर भी वर्ग करो। वर्ग का मतलब ये, दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो यहाँ से हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग, पावर 2 दूनी 4 है ना, और
प्लस का क्या होता है 2ab, 2ab, ठीक है। और इधर 1 का वर्ग क्या होता है 1, इसका मान तो हमें चाहिए। अब देखो यहाँ से, अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको दिखा के करूँगा सब कुछ। cos की पावर 4 थीटा। अब देखो ये इसको लिख सकता हूँ ना मैं ऐसे, 2 sin थीटा गुणे cos थीटा, ये आ गया। हालांकि स्क्वायर है तो गुणे में एक sin थीटा इधर आ गया और एक cos थीटा इधर आ गया एक, परंतु इसका मान हमें पता है कितना है, 0 है। और किसी भी संख्या को 0 देखे, इसके जगह पर जैसे 0 रखोगे तो 0 गुणा कुछ भी करो क्या होता है 0। तो sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, ये हो गया 0। इधर इसका मान कितना आ जाएगा 1, तो इसका मान आ जाएगा 1, ठीक। कोई भी डाउट हो प्रश्नों को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं साइन 2a, 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a किसके बराबर हो। तो देखो अगर a की जगह पर मैं 0 रख दूं, यहाँ देखो एनसीईआरटी का प्रश्न है, a की जगह पर 0, 2 गुणा 0 क्या होता है 0, और साइन 0 का मान होता है 0, साइन 0 का मान 0, 2 गुणा 0, आगे दोनों तरफ बराबर। तो जब मैंने a का मान 0 डिग्री रखा तो हमें दोनों तरफ बराबर मिल रहा है, हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। देखो 4 tan थीटा का मान 3 है, ठीक है। सो यहाँ से देखो 4 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, ठीक। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। हमारे पास क्या है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे में 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक। तो देखो टेन कब होता है, जब साइन के बट्टे में कॉस होता है। टेन थीटा कब होता है, जब साइन थीटा के बट्टे में क्या हो कॉस थीटा। तो टेन बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, ऊपर अंश में और हर में, हर एक पद में मैंने कॉस से भाग दे दिया, हर एक पद में, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 tan थीटा माइनस 1, पंचकट के 1, यहाँ से हो जाएगा 4 tan थीटा प्लस 1, ठीक। tan थीटा का मान मुझे मालूम है, यहाँ पे रख दो। tan थीटा का मान कितना है 3/4, और यहाँ है माइनस के 1, सेम चीज़ नीचे भी है, 4 से 4 कटा, तो ऊपर 3 में से 1 घटाएंगे 2, और 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 2 1 कम 2, 2 2 4, 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं कि सेक ए प्लस टेन है, 1 माइनस साइन ए का मान किसके बराबर होगा। सो देखो यहाँ पर इधर क्या है सेक ए प्लस टेन ए, और यहाँ है 1 माइनस साइन ए, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो दोस्त, कोई सर्वश्रेमिका लग रही है तो लगाते हैं, और नहीं लग रही है तो फिर साइन कॉस में बदलते हैं। तो साइन कॉस बदलो, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos, और टेन को लिख सकता हूँ साइन बट्टा कॉस, और यहाँ है 1 माइनस साइन ए, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया। अब देखो यहाँ से कॉस है, यहाँ से कॉस है, इसको हल करना पड़ेगा हमें, तो कॉस आ जाएगा। जब भी भिन्नों के रूप में होता है ना तो हल कर लेते हैं। जब नीचे समान होने पर लॉस पर वही रहता है, नीचे समान होने पर ऊपर वैसे का वैसे आ जाता है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है हमारे पास। देखो ऊपर ऊपर गुणा होती है, नीचे नीचे गुणा, तो ये क्या है ए प्लस बी के रूप में, और ये है ए माइनस बी के रूप में। और आपको ये सूत्र पता होगा, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 1 और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ऊपर ऊपर गुणा होती है, नीचे से गुणा, कॉस एक को 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा। ये क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टे में कॉस। और आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, सूत्र है। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार गुणे में, नीचे क्या है कॉस, तो एक पावर क्या होगी, कॉस से कॉस हटा तो सिर्फ क्या बचा, कॉस बचा। तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा कॉस, ठीक। कोई भी डाउट हो दिक्कत हो आप वीडियो को दोबारा देखें। अगले में आ जाओ। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो आर 7 है। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, थीटा 60 है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो होगा थीटा बट्टे 360
गुणे में पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक, कह रहे हैं एक सुराही, सुराही आपने देखा होगा, एक ऐसा होता है और फिर ऐसा होता है, ये सुराही। तो सुराही ये क्या है, हमारा गोला है, और ये हमारा क्या है, बेलन है। तो सुराही क्या होता है, गोला और बेलन का आकृति होता है, एक गोला और एक बेलन। ठीक है, इसके बराबर होगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य, धनात्मक विषम संख्या, माध्य में क्या होता है, जितनी संख्या है उनको जोड़ो। 1, 3, 5, 7, 9, कितनी संख्या है, 3 और 2 5, तो 5 संख्या 5 से भाग देंगे। 9 और 1 10, 20, 25 बट्टे 5, तो 5 बचे 25, आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, फिर आंकड़े जो दे रखे इनकी माध्यिका निकालनी है। अब आंकड़े जो दे रखे हैं देखो, गिनो पहले उनको, जो भी आंकड़े दे रखे होते हैं उनको आरोही क्रम में लिखना होता है। तो ये जो आंकड़े पहले से ही आरोही क्रम में है। फिर गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि सम संख्या। सम की स्थिति में देखो, मैं आपको बता दूं, सम की स्थिति में कोई सूत्र नहीं बताऊंगा क्योंकि बच्चे सूत्र में कंफ्यूज हो जाते हैं। सम की स्थिति में ना क्या होगा, मतलब जितने इधर होंगे उतने उधर रखो, इधर को 2 रखा, इधर भी 2 रखो। सम की स्थिति में 2 बीच में आएंगे। ठीक है, 2 बीच में आएंगे। तो 16 और 17 को हम जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, तो 33 बट्टे 2, तो 16.5, और 33 बट्टे 2 ही रखा है आंसर। ठीक है, अगर एक संख्या और बढ़ाते, जैसे 20 के बाद 21 कर दे, विषम होने पे बीच में जो संख्या बचती है, जिधर इतने उधर उतने, बीच में एक ही बचेगा विषम की स्थिति में, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक 45 है, तो माध्यिका क्या होगी। ठीक है, आपको एक सूत्र पता होगा कि जो बहुलक होता है वो क्या होता है, माध्यिका का 3 गुना। उसमें से हमें क्या घटाना होता है, 2 माध्य घटा देना होता है। ठीक, तो प्रश्न में हमें माध्य दे रखा है, बहुलक भी दे रखा है, बहुलक है 45, माध्य हमें दे रखा है माध्य हमें निकालना है, माध्य को मैं x मान लेता हूँ, और माध्यिका में निकालना है, माध्य में दे रखा है 27 गुणा 2 है। तो देखो दोस्त, 27 दूनी 54 है, 54 माइनस के इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का, और यहाँ है 3 x, 9 9, ये 3 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा, 3 से काटोगे 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक, तो जो माध्यिका का मान होगा वो आ जाएगा 33, ऑप्शन नंबर सेकंड। कह रहे हैं जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी संख्या, पासे को जब हम फेंकते हैं तो परिणाम होते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 3 से छोटी संख्या, 3 से छोटी संख्या क्या है, 1 2। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितना है, 3 से छोटी संख्या 2 है, और कुल परिणाम कितने हैं, 6 है। तो आंसर आ जाएगा 2 1 कम 2 2 3 6, 1/3। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, सभी खंड हल करने स्पष्ट कीजिए कि ये जो संख्या है एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये जो संख्या है एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। देखो अब ये प्रश्न 2 नंबर वाले हैं, तो देखो दिया है 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 7। ठीक है, यहाँ से 7 और 7 क्या है, उपनिष्ठ है, तो यहाँ से 3 गुणा 5, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, तो 3 ही बचे 15 और 1 16, अंदर आ गया 16। और किसी भी संख्या को मैं 1 गुणा में लिख सकता हूँ, तो यहाँ 2 से ज़्यादा गुणा है, चूँकि यहाँ 1 2 3, यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड है। भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं और अभाज्य के सिर्फ 2 ही होते हैं, इसलिए यह
भाज्य संख्या है, इसलिए ये क्या है दोस्त, भाज्य संख्या है। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न में आप वीडियो को दोबारा देखें। कह रहे कॉट थीटा का मान 7/8 है, तो इसका मान क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो हमें क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8 ये दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा गुणे में है 1 माइनस कॉस थीटा। सूत्र अभी आपको मैंने बताया था, ये क्या है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, नीचे भी उसी रूप में है। और आप जानते हैं ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सर्वसमीकरण आप जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये सूत्र यहाँ रख दो, तो ये ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है, ये आ जाएगा कॉस बट्टा साइन, टोटल का स्क्वायर। और कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट थीटा, और प्रश्न में तो कॉट थीटा दे ही रखा है, कितना 7/8, उठा के रख दो 7/8 स्क्वायर, 7 7 49 8 8 64। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। कह रहे दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय ज्ञात कीजिए। सो देखो दो ठोस हैं जो कि घन के आकार का है, उनको मिलाया जाता है, ये घन है, ठीक है, और सेम टाइप का दूसरा एक घन है, ठीक है। मान लेते हैं इस घन की भुजा ए है, ये भी ए है, और इसकी चौड़ाई ए है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। इसको सटा जब देंगे एक साथ, तो हमारा क्या बनेगा, एक आयत बोल रहा हूँ, घनाभ बन जाएगा, आयत के शेप में नीचे हो जाता है, ठीक है ना। ये ए है, ये है, तो घनाभ की जो लंबाई होगी वो हो जाएगी ए प्लस ए यानी कि 2 है। चौड़ाई वही रहेगी, चौड़ाई आपकी वही रहेगी, ऊंचाई भी आपकी वही रहेगी। तो दो घन को मिलाने से हमें क्या मिलता है, एक घनाभ मिलता है, ठीक है। तो लिख देंगे माना घन की भुजा ये है, ठीक है। और हमें दिया क्या है, घन का आयतन दे रखा है, दिया है क्या, घन का आयतन, कितना 64। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, 64 का लिख सकता हूँ मैं 4 की घात 3, घातों की तुलना कर दूंगा, 3 से 3 हटेगा, ए का मान आ जाएगा 4, ठीक है। इसलिए घनाभ की विमा, घनाभ की विमा एक तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई हमारे पास 2a है, तो 2 गुणा 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। बी हमारे पास ए है यानी कि 4 सेंटीमीटर, और एच भी ए है यानी कि 4 सेंटीमीटर, ठीक। इसलिए प्रश्नानुसार क्या, हमें निकालना घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो लंबाई हमारे पास 8 है, चौड़ाई हमारे पास 4, L हमारे पास 8। देखो दोस्त 4 8 32, 16 32 32 32 64 और 16 80,
ठीक है, 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो प्रश्न में, वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। ठीक, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। सो कोई भी विधि हमें बोला नहीं है, आपको जो सा विधि अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हैं। तो माध्य निकालने के लिए हमें आंकड़े चाहिए जो दे रखा है। देखो, तो सबसे पहले हम वर्ग टेबल बनाते हैं। यहाँ हम लिखेंगे वर्ग अंतराल और ये बारंबारता को हम एफ से दिखाते हैं। फिर हमें एक्स चाहिए होता है, वर्ग चिन्ह। वर्ग अंतराल जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ठीक, ये दे रखा है। यहाँ लिखते हैं कुल टोटल। एफ क्या दे रखा है, 2, 7, 12, 15, 8 और 6। ठीक है, और एक्स क्या होता है, दोनों को जोड़ो, आधा कर दो। 20 और 10 को जोड़ेंगे, 30 का आधा क्या होता है, 15। सब में 10 के अंदर है, 10 जोड़ो तो ये हो जाएगा 25। ये हो जाएगा 25, 35, 10 जोड़ते रहेंगे, 45, 55 और ये हो जाएगा 65। देखो एक्स का मान बड़ा बड़ा आ गया है तो डी निकाल दो। ठीक है, डी क्या होता है, एक्स माइनस ए। ठीक, और आपको बताइए ए क्या होता है, ये होता है आपका कल्पित माध्य। हम लगा रहे हैं सूत्र इसमें, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य ए बराबर क्या होता है, n/2 पद। n कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो n है आपका 6/2 यानी कि तीसरा पद। x में आपको कहाँ ढूंढना होता है, x में तीसरा पद क्या आ जाएगा, देखो 35। तो ए आपका कितना आ गया, 35। माना करके लिखते हैं, हालांकि हमने कैलकुलेशन से निकाला है लेकिन माना करके लिखा जाता है। तो हर एक x में से 35 घटाना है। 15 में से 35 घटाएंगे, माइनस के 20। 10 का अंतर है सब में, 10 जोड़ो। माइनस में 10 जोड़ेंगे तो माइनस 20 में 10 जोड़ेंगे, -10, 0, 10, 20, 30। अगला जो कॉलम आता है वो एफ डी का आता है। ये एफ है, ये डी है। 20 दूनी माइनस के 40, 7 दाई 70, फिर 0, फिर 15 दाई 150, फिर 8 दूनी 16 और 6 3 18। ठीक है, ये प्लस के हैं, ये माइनस का आपका आ गया 110, प्लस के आ गया 0, 8 अच्छे 14, 14 और 5 19, हासिल लगा 1, 490। 490 में से 110 घटा दो, 0 से 0 गया, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 1 गया 3, 380। और एफ देखो कितना है यहाँ पर, देखो 12 और 8 कितना हो गया, 20। ठीक है, 20 और ये 15, 35। ठीक है, 35 और 6 कितने हो गए, 35 और 6 हो गए आपके 41। ठीक है, 41 और ये 9 कितने हो गए, 50। तो ये सिग्मा एफ आ गया आपका 50। आपका जो माध्य निकालने का सूत्र होता है कल्पित माध्य विधि में, वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ठीक, तो ए हमारे पास कितना है दोस्त, 35। एफ डी का मान कितना है, 380 और ये 50। 0 से 0 काटो, 5 7 35, 3 5 36। 35 में 7 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 42.6 आंसर। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, वीडियो को दोबारा देखें। ये भी हो गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे बिंदु। ठीक है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु और इस बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं, ये आपको बताना है। सो बहुत ही आसान प्रश्न है। अंगा नंबर, देखो ये हमारे पास एक रेखाखंड है जो है कि है ए, ये -6,10 और ये है बिंदु बी जो है 3, -8। ठीक है, यहाँ कहीं पर एक बिंदु है पी जिसके निर्देशांक है -6,4। तो ये इसको किस अनुपात में व्यक्त करता है, मान लेते हैं m1 अनुपात m2 में व्यक्त करता है। ठीक है, ये आपको निकालना है। माना m1 अनुपात m2 में विभक्त करता है
ठीक है जी, ये हमने बोल दिया। अब देखो ये विभाजन बिंदु है, ये एक्स निर्देशांक ये वाई, ये हमारा x1 होता है, ये हमारा y1, ये हमारा x2 होता है, ये हमारा y2। ठीक है, किसी भी देखो x का मान भी पता है, y का मान पता है, किसी को भी ले लो। यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। ठीक, विभाजन सूत्र से क्या होता है देखो भाई, x बराबर होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में आ जाता है आपका m1 m2 m1 प्लस m2। x का मान हमारे पास है -4, m1 का मान पता नहीं, x2 का मान है 3, m2 का मान पता नहीं, x1 का मान है -6, बट्टे में है m1 प्लस m2। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक तिरछे गुणा करोगे, देखो 4 से गुणा करके -4 m1 -4 m2, और यहाँ से आपका 3 m1 -6 m2। m1 को एक तरफ लाओ, प्लस का 3 m1 इधर आके माइनस का 3 m1, और माइनस का 4 m2 इधर आके प्लस का 4 m2। m1 को एक तरफ, m2 को एक तरफ। यहाँ से बचा -7 m1 और इधर से बचा -2 m2। इधर माइनस कैंसिल, m2 गुणे में इधर आके बट्टे में आ गया, ये 7 गुणे में इधर आके बट्टे में आ गया। ठीक है, तो बट्टे का मतलब ही होता है अनुपात। तो हमें हमारा उत्तर कितना मिल गया, 2:7। ठीक, मैंने x को लेके किया है, आप y को लेके भी कर सकते हो, दोनों में से वो एक ही करना। ठीक है, ये आपको आपका आंसर आराम से मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं, x और y में एक ऐसा संबंध है कि बिंदु x y इस बिंदु और इस बिंदु से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। ये जो बिंदु है देखो, ये हमारे पास दो बिंदु में दे रखे हैं, ये बिंदु में दे रखा है 3,6 और ये बिंदु में दे रखा है -3,4। इसके बीचों बीच एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक में दे रखे हैं x, y। हमें बोला गया है इस बिंदु को A मान लेते हैं, इस बिंदु को B, कि जो A और P के बीच की दूरी है वही P और B के बीच की दूरी है, समदूरस्थ समान दूरी पर है। तो प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार हमें दे रखा है कि जो भैया AP जो है ना PB के बराबर है। ठीक, AP मतलब A और P के बीच की दूरी। तो सूत्र क्या होता है, AP x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। अब PB में आ जाओ, ये x1 ये हो जाएगा x1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। इधर भी अंडरवुड है, इधर भी अंडरवुड है। अंडरवुड हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्ग करने पर, जैसे ही वर्क करेंगे दोनों तरफ से अंडरवुड हट जाएगा, इसको खोल देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का वर्ग b का वर्ग माइनस के 2ab, a का वर्ग b का वर्ग माइनस के 2ab। इधर आ जाओ, a का वर्ग b का वर्ग प्लस के 2ab, यहाँ पर a का वर्ग b का वर्ग माइनस के 2ab। बराबर के दोनों तरफ सेम टू सेम चीज़ें रहने पे कट जाती हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, 9 से 9 कटा। ठीक है, अब सबको उठाकर ले जाओ उस तरफ। ये देखो 6x है, माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 6x। ये माइनस के 8y है, और ये माइनस के 12 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 12y, और इधर प्लस का 16 है। ठीक, और यहाँ से प्लस का 36 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 36। कुछ बचा नहीं उस तरफ, तो 0। 6 और 6 12x, और 12 में से 8 घटाएंगे तो 4y, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 20। ठीक, 4 से भाग दे तो दोनों तरफ, 4 3 12, 4 1 कम 4, 4 5 20, 0 के बट्टे में 4, 0 ही होता है। तो ये हमें हमारा संबंध बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। अब सारे प्रश्न 4-4 नंबर हैं। क्या बोला जा रहा है, हमसे ये बोला जा रहा है इन्हीं 5 खंडों को करना। देखो ये हमें दे रखा है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच भी कीजिए। ठीक है, ये हमसे बोला जा रहा है। सो देखो दूसरे का कौन नंबर, हमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है। तो शून्य के लिए क्या होता है, जो भी हमारा बहुपद होता है उसको हम 0 मान लेते हैं। बहुपद क्या है, 6x², फिर x का पद आता है और फिर -3, इसको हम 0 मान लेंगे। ढंग से लिखना ज़रूरी है, आपको पता है
इसकी गुणा इसके साथ करनी होती है। तो ऐसी दो संख्या लो 6 3 18, जिनको गुणा करने पे 18 है और घटाने पे 7 है। तो ऐसी दो संख्या 9 दूनी 18, 9 में से 2 को घटाओगे कितना आ जाता है 7। ठीक, तो यहाँ से हल करेंगे 6x²। जब भी नेगेटिव हो ब्रैकेट लगा के मान रखो 9 माइनस के 2x, माइनस अंदर गुणा हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर, माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा। पहले वाले जोड़े में देखो 3 का भाग आ जाएगा, 3 दूनी एक्स और x कम से कम x भाग बाहर आ जाएगा। 3 दूनी x² से 1x बाहर, 1x बाहर आ गया, अंदर बचा 3 3 9, x ऑलरेडी बाहर है, चिन्ह यहाँ प्लस का है, इधर से कुछ भी भागा नहीं जा रहा दोनों में, तो 1 जाता है। जब कुछ भागा ना हो 1 होता है, और 1 निकालने पे जो अंदर होता है वही आ जाता है। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि आपने सही काम किया है। तो जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखेंगे, और जो उपनिष्ठ निकाला चिन्ह के साथ वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इसको एक बार 0 माना है और इसको एक बार 0 माना है। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो गया, और ये जो 2 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में। ठीक, फिर देखिए यदि इसको 0 मानेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो गया, और ये जो 3 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा। तो ये मेरा पहला शून्य जिसे हम अल्फा बोलते हैं, और ये मेरा दूसरा शून्य जिसे हम बीटा बोलते हैं। ठीक है, जो बहुपद हमें दे रखा था वो था 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। संबंध निकालना है तो हमारे पास देखो ए के स्थान पर कितना अच्छा है, बी के स्थान पर माइनस के 7, और सी हमारा अचर पद माइनस के 3। जांच करनी है, पहली जांच शून्यकों का योगफल, जिसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए। ठीक, यही होता है। अल्फा हमारे पास है 3/2, और बीटा हमारे पास है माइनस के 1/3। बी हमारे पास है माइनस के 7, और ए हमारे पास है 6। देखो 3 और 2 का लॉस होगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 की गुणा इसकी गुणा इसके साथ 3 3 9, प्लस माइनस माइनस 2 1 कम 2, माइनस माइनस प्लस, 9 में से 2 घटाएंगे 7/6, दोनों तरफ आ गए, संतुष्ट है। ठीक, शून्यकों का योग संतुष्ट कर रहा है। जांच नंबर 2 पे आ जाओ, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा गुणा बीटा, सूत्र होता है सी बट्टा ए। अल्फा का मान है 3/2, बीटा का मान है माइनस के 1/3, सी का मान है माइनस का 3, ए का मान है 6, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, 3 से 3 घटा, इधर बचा माइनस के 1/2, इधर भी बचा माइनस के 1/2। हो गया संतुष्ट, आगे दोनों तरफ बराबर। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। ओके, अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं हमसे, कह रहे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो देखो हम क्या करते हैं ना, दो संख्या बोले तो दो संख्या में एक संख्या बड़ी होगी तो एक संख्या छोटी होगी। माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। ठीक है, ये हमने मान लिया, ये हमने प्रश्न में बोला गया है। दो संख्या एक तो बड़ी होगी छोटी होगी, कह रहे दोनों संख्या के वर्गों का अंतर प्रथम शर्तानुसार। ठीक, प्रथम शर्त में क्या बोला गया, दोनों संख्या का वर्ग मतलब बड़े संख्या के वर्ग में अंतर मतलब घटाना, दूसरी संख्या के वर्ग को घटाने पर 180 हमें मिलता है। ठीक, और द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है, द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त में ये बोला गया है कि छोटी संख्या का वर्ग,
छोटी संख्या y है, इसका जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो यहाँ पर, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और प्लस के इधर के क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये हमें हमारा एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा। ठीक, देखो गुणज में कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी गुणा इसके साथ ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करें तो 180 है और घटाएं तो 8 है, घटाएं तो कितना है 8। तो ऐसी दो संख्या क्या होगी 18 दाई 180, 18 में से 10 घटाएंगे 8 आ जाएगा। ठीक, तो जब भी माइनस को ब्रैकेट लगा के मान रखना है 18x माइनस के 10x, माइनस अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा माइनस के 18x माइनस माइनस प्लस, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा। ठीक, पहले वाले जोड़े से x हो माइनस तो एक्स स्क्वायर से 1x बाहर आ जाएगा तो 1x बचेगा और यहाँ से 18 बचेगा, प्लस का चिन्ह 10 का भागा दोनों में जाएगा, 10 बाहर है x बचेगा, 10 से कम 10, 10 अट्ठे 80। सेम टू सेम है, यानी कि आपने सही किए हैं, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं और जो उपनिष्ठ निकाला है उसे चिन्ह के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देते हैं। ये हमारा गुणनखंड विधि है, गुणनखंड बन गए। अब इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। यदि x + 10 = 0 तो प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा, लेकिन ये अमान्य है क्योंकि जैसे यहाँ x की जगह माइनस के 10 रखोगे और y का मान अंडर में आ जाएगा माइनस में, जो कि असंभव है, अमान्य हो जाएगा। फिर आ जाओ, यदि x - 18 = 0 तो माइनस के 18 इधर आके प्लस, तो ये आंसर हो जाएगा। चूँकि वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है 8x, तो y बराबर क्या है √8x। x का मान रखो 18, तो 8 गुणा 18, तो 8 को लिख सकता हूँ 4 दूनी 8 और 18 को लिख सकता हूँ 2 गुना 18। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 2 का जोड़ा 2, 9 का वर्गमूल 3, तो 4 × 3 = 12। तो जो छोटी संख्या होगी वो 12 होगी और जो बड़ी संख्या होगी वो 18 होगी। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ओके, तो ये प्रश्न हमारा आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, क्या होती है समांतर होती हैं। सो देखो क्वेश्चन नंबर ये हमारा गौ है। वृत्त के व्यास, ये देखो ये हमारा वृत्त है, ठीक, और ये वृत्त का व्यास है और ये वृत्त का केंद्र मान लेते हैं O। इसके सिरों पे स्पर्श रेखाएं, ये एक स्पर्श रेखा है और ये दूसरी स्पर्श रेखा है। ठीक है, इसका नाम दे दो x y, इसका नाम दे दिया x', इस वाले बिंदु को A, इस वाले बिंदु को B। हमें क्या दिखाना है, ये जो रेखाएं ये रेखाएं आपस में समांतर है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो एक्स वाई रेखा है x', y' रेखा के क्या है समांतर है। ठीक, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से क्या जानते हो कि जो स्पर्श रेखा और ये जो त्रिज्या होती है उसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा, यहाँ पे भी 90 का कोण बनेगा, सेम कोण यहाँ पे भी बनेगा। ठीक, क्या है कि जो XAO है, कोण XAO किसके बराबर है y', के। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। उसके साथ समीकरण 1 मान लो, उसके साथ साथ ये वाला जो कोण है x', किसके बराबर है YAO के, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये रेखा है, तो ये तो तभी संभव है कि यहाँ से भी पता लग रहा है कि ये एकांतर कोण बराबर है। देखो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या दिख रहा है, समीकरण 1 तथा 2 से हमें ये पता लग रहा है कि एकांतर कोण
समान है। तो एकांतर कोण तभी समान हो सकते हैं जब ये जो रेखा और ये जो रेखा है वो आपस में समांतर हो। यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब एक्स वाई रेखा एक्स डैश वाई डैश के समांतर हो। यही हमें प्रूफ करना था, बड़े आराम से हो गया। ठीक है जी, यही हमें सिद्ध करना था, इतने आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, वृत्त का ही प्रश्न है। कह रहे सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। 4 नंबर में है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो मैं पहले आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। घ नंबर है, कह रहे हैं ये हमारा एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, नाम दे देते हैं ओ। एक बाहर से बिंदु लेनी है हमने, बिंदु नाम दे दिया पी। इससे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हमने खींची। ठीक है, इस बिंदु का नाम ए बोला, इस बिंदु का नाम बी बोला और इससे इसको मिला दिया। ये हमारी क्या त्रिज्या है वृत्त की। ठीक है, कह रहे वृत्त सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, ये जो बीच का कोण है ये आपस में संपूरक होते हैं। मतलब ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण का जो योगफल है संपूरक दिखाना है। संपूरक किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योगफल 180 उसे संपूरक कहते हैं, जब दो कोणों का योगफल 90 उसे पूरक कोण कहते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कोण P प्लस कोण O संपूरक यानी कि 180, ये हमें सिद्ध करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो अब देखो, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 क्या कहती है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। यानी कि ये जो ए और ये जो बी कोण है वो कितने के हैं? कोण ए कोण बी वो 90 अंश के हैं। ठीक, तो यहाँ से देखो पी ए ओ बी क्या है? चूंकि पी ए ओ बी एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान क्या होता है? 360 होता है। कोण पी प्लस कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी कितना होता है? 360। अब देखो कोण पी ए का मान हमें पता है 90 डिग्री, ओ का मान हमें नहीं पता, बी का मान है 90 डिग्री। 90 90 180, तो पी प्लस ओ, ठीक, प्लस के 180 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस के 180। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 180। यही तो मुझे सिद्ध करना था। इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। ठीक, बताइए, आराम से बन गया? कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और गेंद लाल नहीं हो? ठीक है, गेंद हमारी लाल हो और ना हो, उसकी प्रायिकता में निकालनी है। सो देखो हमें दिया क्या है अंगा नंबर पर। सबसे पहले हमारे पास एक थैला है, ये थैला है। ठीक, तो इस थैले से हमें यादृच्छिक मतलब बिना देखे गेंद निकालनी है। दिया है, क्या दिया है? लाल गेंद। लाल गेंद कितनी है? 3 है। और फिर काली गेंद, काली गेंद कितनी है? 5 है। तो हमारे पास कुल गेंद कितनी हो जाएगी? 3 और 5 को जोड़ दो, 8 गेंद हो जाएगी कुल। ठीक है, तो हमें पहली वाली में क्या निकालना है? लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता को पी से दिखाते हैं, लाल को हम रेड पी आर। शूद्र क्या होता है? संभव परिणाम
बट्टे में कुल परिणाम, ये सूत्र होता है। संभव परिणाम, लाल के लिए संभव परिणाम कितना है 3, कुल परिणाम है 8, तो जो लाल आने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 3/8। कितनी हो जाएगी 3/8 हो जाएगी। ओके, अब हमें दूसरे वाले पे क्या निकालना है, लाल ना आने की प्रायिकता, लाल ना आने की प्रायिकता। यानी कि लाल ना आने की प्रायिकता यानी कि पी लाल नहीं हो यानी कि R डैश, ठीक है, PR डैश हमें निकालना है। तो हम जानते हैं किसी चीज़ की ना होने की जो प्रायिकता होती है प्लस किसी चीज़ उसी चीज़ की होने की जो प्रायिकता का योगफल होता है वो 1 के बराबर होता है। ना होने की प्रायिकता जो होती है 1 में से उस चीज़ की होने की प्रायिकता घटा दो तो हमें मिल जाती है। तो लाल होने की प्रायिकता, लाल ना होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 में से लाल होने की प्रायिकता घटा देनी है, और लाल होने की प्रायिकता कितनी है 3/8 है। लॉसअप 8 आ जाएगा, 8 एकम 8 -3, तो लाल ना होने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 5/8 आंसर। ठीक, कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4 की जगह आपका 6 नंबर में भी आ सकता है, बड़े नंबर में। कह रहे नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक इतना है, यदि बारंबारताओं का योग 60 हो, यानी कि इन बारंबारताओं का योग 60 है, तो ये जो x है और ये जो y है इसका मान बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एकदम, ठीक है, माध्यिका पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, हम वर्ग अंतराल बनाएंगे। सबसे पहले दिया जो है वो लिख लेते हैं। पहले दिया क्या है, एक सबसे पहले चीज़ दे रखी है माध्यक, माध्यक है 28.5, ठीक है। बारंबारताओं का योग यानी कि जो n होता है वो हमें 60 दे रखा है। हमें x और y की गणना करनी है, ठीक। तो सबसे पहले हमें टेबल बनानी है माध्यक के लिए। तो 3 चीज़ें चाहिए होती हैं हमें, ज़्यादा नहीं, 3 चीज़ें। सबसे पहले हमें यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखना है, उसके बाद बारंबारता और उसके बाद संचयी बारंबारता। बारंबारता को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो F से डिनोट किया जाता है। संचयी बारंबारता को कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए CF से प्रदर्शित किया जाता है। तो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक। बारंबारता दे रखे हमें 5, फिर x, फिर 20, फिर 15, फिर y, फिर 5। इसका जो कुल योगफल बोला गया है प्रश्न में वो 60 बोला गया है, ठीक है। वो हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा जाता है कुल टोटल। संचयी बारंबारता क्या होती है, पहले वाला वैसे का वैसे आ जाता है, फिर 5 में नीचे वाला जोड़ेंगे तो 5 प्लस x, 5 प्लस x में 20 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 25 प्लस x, 25 में 15 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस x, 40 प्लस x में y जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y, और 40 प्लस 40 में 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y, ठीक। ये चीज़ हमें क्या दे रखी है प्रश्न में, ये हमें बोल रखा है कि ये 60 है, कुल योगफल इसका 60 है। तो आपको पता है, चूँकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जितना होता है ना यहाँ पे भी उतना ही होता है संचयी बारंबारता में। यहाँ पे जो योगफल आता है लास्ट में वही चीज़ यहाँ आती है, यानी कि हमारे पास 45 प्लस x प्लस y किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो ये प्लस का 45 इधर रखे क्या हो जाएगा, माइनस के 45, तो यहाँ से बचेगा 15, ठीक। तो हमें x और y में एक संबंध मिल गया, एक संबंध हमें और मिल जाए तो बात बन जाए। अब देखो हमें दिया है, क्या दे रखा है प्रश्न में, माध्यक, बड़ी काम की चीज़ है। 28.5, 28.5 हमें माध्यक दे रखा है, तो काम हमारा बहुत आसान हो गया। 28.5 किस वर्ग अंतराल में तुम्हें मिलेगा, 20 से 30 के बीच में मिलेगा, इसी के बीच में आएगा ना 28.5।
तो माध्यक 18.5 वर्ग अंतराल 20 से 30 में उपस्थित है। यह बोल देंगे, ठीक है, इसके बीच में उपस्थित है, यानी कि ये वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है। L बराबर कितना है 20 है, और इनके बीच का अंतर कितना है 10 20 से 30 यानी कि 10 का अंतर है। H हमारे पास 10 है। एक चीज़ आपने नोटिस की, अगर आप बहुलक निकालते हो, अगर आप माध्यक निकालते हो, तो आपका जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वर्ग अंतराल वहीं शुरू होना है। 10 पे ख़त्म हो रहा है 10 से शुरू होना चाहिए, 20 पे ख़त्म हो रहा है 20 से शुरू होना चाहिए, 30 पे ख़त्म हो रहा है 30 से शुरू होना चाहिए। और ये चीज़ सही है, नहीं होगा तो करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है वर्ग अंतरालों को। और ऐसे प्रश्न की प्रैक्टिस करके जाना, जो कि आपको प्रश्नावली, ठीक है, पुरानी बुक में 14.3 में मिलेगी और नई बुक में 13.3 में मिलेगी। दोनों मैंने पढ़ा रखे, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे। देखो यहाँ मिला तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे क्या जाता है 20, तो ये 20 यानी कि ये हमारा F है। और तीसरे नंबर पर ये है, इसके जस्ट ऊपर वाला ये 5 + x, ये हमारा CF होता है। ठीक, ये हमारा CF होता है। अब देखो माध्यक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है L + n/2 - CF × h/f। माध्यक में प्रश्न में दे रखा है कितना 28.5। L का मान हमारे पास है प्रश्न में 20, n कितना है 60/2, CF हमारे पास है 5 + x, और h हमारे पास है 10, और f का मान हमारे पास है 20। प्लस का 20 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 20, काटोगे तो यहाँ से आ जाएगा 30 - 5 - x, 10 दूनी 20। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 8.5, 30 में से 5 घटाएंगे 5 - x/2। इसके बट्टे में कुछ नहीं, गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को हम 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है। और 8 दूनी 16, 8.5 दूनी 17 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखो प्लस के 17 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 17। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम। ठीक, क्या गड़बड़ कर रहे हैं 8.5, हाँ 30 में से 5 घटाएंगे 25 बचेगा ना, ये तो गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक, हाँ आप सही है। और माइनस के 17 के प्लस का हो जाएगा, 25 में से 17 घटाएंगे कितना बचेगा 8 बचेगा, तो x का मान आ जाएगा 8। आंसर, x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x + y कितना है 15 है, x का मान 8 है, तो प्लस के 8 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 8, तो y का मान आ जाएगा 7। ठीक, y का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आए थे 6 नंबर वाले प्रश्नों में। ठीक, अब आपको एक खजाना बताता हूँ, क्योंकि 6 नंबर वाले प्रश्न की मैंने अलग से वीडियो पहले ही बना ली थी। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो भी अथवा में जो भी दिख रहा है ना, सारा मैंने पढ़ा रखा है। इस वीडियो को आपने देख लिया, लिंक्स मिल जाएगी 6 नंबर वाले क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन पे, उसको भी ज़रूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। और ये वीडियो मैंने अलग से बना रखी है 6 नंबर की, जिसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। देखो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, हो सकता है इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको पहले से ही आते हो। कह रहे 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 तो संख्या ज्ञात कीजिए। चैप्टर नंबर 3 से प्रश्न है, या फिर ये करना है या फिर ये करना है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु की गणना करनी है हमें। ठीक है, ये दोनों ही ये तीसरे चैप्टर से दिया गया प्रश्न है। अगला है, दोनों में से कोई एक करना है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये चैप्टर नंबर 9 का प्रश्न है, 9.1 प्रश्नावली। ये करना है या फिर ये वाला करना है। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है
और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात करनी है। √3 का मान 1.732 लेना है। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है नई एनसीईआरटी बुक में तो 12वां चैप्टर है और पुरानी एनसीईआरटी बुक में 13वां चैप्टर है। ये एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और उसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन से शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं जो कि प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर गिर जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या आपको बतानी है। या फिर एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत है। यह मानते हुए कि मापन आंतरिक है। पाई का मान आपको 3.4 देना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल ऑफिशियल मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड का जो कि एग्जाम में आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन सारे शानदार जानदार है। ठीक है, ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को जरूर शेयर करें और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें। ठीक है, जय हिंद। अब अपना ख्याल रखें और पेपर की तैयारी करते रहें, रिवीजन करते रहें। डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करने लिंक्स को आप लोग।